नमस्कार दर्शकों, साहित्यिक परिचर्चा में आप सभी का स्वागत है। साथ ही स्वागत है हमारे स्टूडियो में मौजूद साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर, सशक्त प्रतिभूति डॉक्टर अवनीश यादव जी का। डॉक्टर साहब बहुत बहुत जी स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे वर्तमान परिवेश और साहित्य के विषय में। चूँकि जी आप शिक्षण के क्षेत्र से जुड़े हैं, सृजन भी आपने किया है और लगातार आपका सृजन कार्य जारी है। यहाँ जी तक कि आप न सिर्फ पढ़ाई के लिए पुस्तकें तैयार करवा रहे हैं, बल्कि आपका जो एक दूसरा क्षेत्र है साहित्य की रचना करना, कालजयी रचनाएं आपने रची हैं जिन्हें गुनगुना कर लोग बहुत कुछ अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। प्रेरणादायक रही हैं आपकी रचनाएं। अगर वर्तमान की बात करें हम, तो एक लंबा समय आपको हो गया है, 1997 से लगातार आप भाषा की पुस्तकों का लेखन और संपादन कार्य कर रहे हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, जी जो प्राथमिक शिक्षा प्रणाली है, उसमें किस तरह के बदलाव की आवश्यकता महसूस हुई, जिसके कारण ये जो संपादन और लेखन का कार्य है वो किया जा रहा है। बहुत अच्छा सवाल है आदरणीय पांडे जी। जैसा कि सर्वविदित ही है कि शिक्षा किसी भी देश के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए सर्वोपरि स्थान पर रखी जाती है, क्योंकि शिक्षा के ज़रिए उस देश का जो संवैधानिक स्वरूप है वो एक भावी पीढ़ी को अंतरित किया जाता है, हस्तांतरित किया जाता है, और एक ऐसी पीढ़ी का विकास किया जाता है कि जो हमारे देश को, हमारे समाज को समृद्धि की ओर ले जाती है, यशस्विता की ओर ले जाती है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात रही कि वर्ष 1997, जो कि प्रारंभिक शिक्षा में एक बहुत ही अभिनव प्रयोगों का एक दौर था, उस दौर में मेरी इस शिक्षा विभाग में मेरा पदार्पण हुआ। मैं आया और सौभाग्य से उसी समय तत्कालीन राज्य परियोजना निदेशक जो थे हमारे अपने सूबे के, हमारे अपने प्रदेश के, उन्होंने मुझे पाठ्यक्रम निर्माण, पाठ्य पुस्तक विकास जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए प्रदेश स्तर पर राज्य संदर्भ समूह का सदस्य नियुक्त किया जी। और तब से मुझे अनवरत हिंदी भाषा, खासतौर पर हिंदी भाषा की किताबों के लेखन का, संपादन का, इसके अलावा शिक्षक प्रशिक्षण से जुड़े जो भी साहित्य होते हैं उसके लेखन संपादन का गुरुतर दायित्व मिलता रहा है, और मैं आप सभी की शुभकामनाओं से, आशीर्वाद से उसको पूरा करने की कोशिश करता रहा हूँ। जी। तो उस समय की जो बड़ी चुनौतियाँ थीं, जैसा आपने कहा कि उस समय किस तरह के बदलाव की आवश्यकता थी, ख़ास तौर पर हर अब एक दशक में जी। परिवर्तन, क्योंकि परिवर्तन एक अवश्यंभावी नियम है प्रकृति का, और जिस तरह हर क्षेत्र में परिवर्तन होते हैं उसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में भी परिवर्तन होते रहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन होते हैं हमारी मान्यताओं में, जी। शिक्षा को लेकर के, हमारे अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में, हमारे अपने सीखने सिखाने के तरीकों में। तो उस मौजूदा दौर में जो कि हमारा जिस तरह से तकनीक का प्रयोग हुआ, तकनीक आई और हमारे संसाधन, ज्ञान विज्ञान के संसाधन बढ़े, तो उन ज्ञान विज्ञान के संसाधनों को हम अपनी शिक्षा में किस प्रकार से अपडेट करते हुए उनका प्रयोग करें, इन चीज़ों पर काम हुआ और उसके आधार पर आगे सामग्री तैयार की गई। जी, संपादन की आवश्यकता और ये कहें कि साहित्य सृजन की आवश्यकता, नए साहित्य के सृजन की आवश्यकता भी इसीलिए शायद महसूस की गई। डॉक्टर अवनीश यादव, आपको बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी पुरस्कार प्रदान किया गया, आपको पुरस्कृत किया गया। किस परिप्रेक्ष्य में था, और ये जो पुरस्कार है इसको पाने के बाद आपने अपनी जिम्मेदारियों को किस तरह महसूस किया? देखिए, पुरस्कार पाना या काम को सराहना मिलना, पुरस्कार क्या है, एक सराहना होती है जो इस बात का प्रतीक होते हैं, इस बात का द्योतक होते हैं, परिचायक होते हैं कि हम अपने काम की दिशा में सही ओर जा रहे हैं, हम सही लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगर हमें हमसे हमारे बड़ों का प्रोत्साहन मिलता है, प्रोत्साहन के स्वरूप दो शब्द मिलते हैं, शब्द वो भी पुरस्कार ही होते हैं। लेकिन ये अभी पिछले वर्ष में ही, यानी कि 2019 में, जो हमें माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश के द्वारा सम्मानित किया गया, वो हम लोगों ने हमारी एक पूरी टीम है जिसने ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह और आधारशिला, 3 शिक्षक हस्त पुस्तिकाओं का विकास किया। ये शिक्षक हस्त पुस्तिकाएं एक तरह से कोई भी टीचर अपने को अगर प्रोफेशनली डेवलप करना चाहता है, अगर अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहता है, तो उसके लिए एक पूरा समग्र, उसके लिए जो मटेरियल, जो भी चीज़ें उसके लिए आवश्यक हो सकती हैं,
वो इन 3 हस्त पुस्तिकाओं में देने का हमारी टीम ने प्रयास किया, जो कि संयोग से हमारे सभी अधिकारियों ने, जिनकी बहुत ही भूरी भूरी प्रशंसा की, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इन हस्त पुस्तिकाओं का अनावरण किया और उसके बाद इनकी बहुत ही प्रशंसा इन पुस्तिकाओं को मिली है। जी जी, आपको ये जो पुरस्कार दिए गए विशेष तौर से शिक्षकों के लिए जो शिक्षण सामग्री तैयार की गई उसके लिए दिए गए, किस तरह की शिक्षण सामग्री है और किस तरह एक शिक्षक इन पुस्तकों के माध्यम से अपना विकास कर सकता है ताकि वो और बेहतर स्थिति में शिक्षा को अपने विद्यार्थियों तक पहुंचा पाए? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, जैसा मैंने कहा कि ये 3 हस्त पुस्तिकाएं हैं। पहली हस्त पुस्तिका है जिसका नाम है आधारशिला। आधारशिला, जैसा कि उसके नाम से ही विदित हो रहा है कि एक बुनियाद, यानी कि बच्चे की जो बुनियाद है, ख़ासतौर पर कक्षा 1 और 2 में, 1-2 जो कक्षाएं होती हैं बच्चे की बुनियाद मानी जाती हैं कि अगर उस बुनियाद को, नींव को मजबूत कर दिया जाता है तो बच्चे का आगे विकास बहुत ही सुदृढ़ तरीके से होता है। जी। तो बच्चे में भाषा की और गणित की जो बेसिक स्किल्स हैं, जो प्रारंभिक दक्षताएं हैं, उनको किस प्रकार से मजबूत किया जा सकता है, इस पर आधारित आधारशिला हमारा हस्त पुस्तिका है। जी। जो दूसरी हस्त पुस्तिका है उसका नाम है ध्यानाकर्षण। इसके भी जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है, ध्यानाकर्षण यानी कि अपना ध्यान आकर्षित करना या आकृष्ट करना ऐसे बच्चों की ओर जिन्हें एक शिक्षक के तौर पर हमारी मदद की आवश्यकता है। यानी बहुत सारे बच्चे कक्षा में ऐसे होते हैं कि जो बहुत संकोची होते हैं, उन्हें शिक्षक की मदद की आवश्यकता तो है, लेकिन वो अपने संकोच की वजह से, अपनी झिझक की वजह से कई बार अपनी बात को, अपनी समस्या को, अपनी जिज्ञासा को व्यक्त नहीं कर पाते। जी जी। तो ऐसे बच्चों के लिए विशेष तौर पर ध्यान आकर्षित करते हुए हम किस प्रकार की शिक्षण टेक्निक का प्रयोग करें अपनी कक्षाओं में, ऐसी 18 शिक्षण टेक्निक का उसमें ध्यानाकर्षण में पूरे डिटेल के साथ में और उदाहरणों के साथ में उसको समझाया गया है। जी। जो तीसरी हस्त पुस्तिका है उसका नाम है शिक्षण संग्रह, यानी कंपेंडियम। शिक्षण संग्रह उन सारी जानकारियों का, उन सारी सूचनाओं का एक तरह से एक जगह पर एक पुस्तिका के तौर पर एक है, हस्त पुस्तिका है कि जिसमें जिस भी तरह की आवश्यकता है शिक्षक को, जिन भी जानकारियों की आवश्यकता है, वो सब एक जगह शिक्षक को मिल सकती है। जी जी। प्रारंभिक शिक्षा के लिए आपने बहुत कुछ किया है, पुस्तकों का संपादन भी किया है, लेखन भी किया है और शिक्षकों के लिए भी आपने शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाई है ताकि शिक्षा का विकास हो सके और जो विद्यार्थी को चाहिए वो उसको आसानी से पहुंचाया जा सके। अगर साहित्य के प्रारूप की बात हम करना चाहें, वर्तमान समय में साहित्य का प्रारूप किस तरह का होना चाहिए, तो आप क्या बताएंगे? देखिए, साहित्य जहाँ तक, क्योंकि मैं भी साहित्य का विद्यार्थी हूँ और वरेण्य साहित्यकारों से, उनके जीवन से, उनकी रचनाओं से कुछ ना कुछ सीखने की अनवरत कोशिश करता रहता हूँ। जहाँ तक मेरी एक साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते मेरी अपनी एक समझ है, मैं ये मानता हूँ कि कोई भी कार्य, वो साहित्य का ही नहीं, किसी भी प्रकार के सृजन का कार्य अगर दूसरे को वैसा करने की प्रेरणा दे रहा है, दूसरों को भी उस जैसा ही बनाने की प्रेरणा दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वो सृजन सकारात्मक सृजन है। अगर वही बात साहित्य में भी है, अगर हमारी रचनाओं को पढ़ करके, हमारी कहानियों को, हमारे गीतों को, हमारी कविताओं को, हमारे संस्मरण को, आत्मकथाओं को, रेखाचित्रों को, निबंधों को, एकांकियों को या अन्य किसी भी विधागत सामग्री को पढ़ करके अगर पढ़ने वाले के या सुनने वाले के मन में एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा जागृत होती है, अपने को बदलने की प्रेरणा जागृत होती है, वो खुद में एक सकारात्मक परिवर्तन की तरफ उन्मुख होता है, तो मुझे लगता है कि साहित्य का सृजन सार्थक होता है या सफल होता है। इसीलिए शायद वर्तमान शिक्षा प्रणाली में प्रारंभिक शिक्षा में प्राचीन पुस्तकों की आवश्यकता के विषय में भी आपने बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ कहा है। डॉक्टर अवनीश यादव, चूँकि वर्तमान समय में आप कई ऐसी रचनाओं में व्यस्त हैं, लीन हैं, जो वाकई में अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए हैं। हम थोड़ा सा आपके निजी कैरियर से संबंध बात कर रहे हैं। आप 50 संस्मरण लिख रहे हैं, ये किस तरह के संस्मरण हैं? इन्हें लिखने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है? जैसा कि अभी मैंने आपसे चर्चा की थी कि हम कुछ भी लिखें या कुछ भी रचें या किसी भी प्रकार का सृजन करें, अगर वो परहित में है, अगर दूसरे उससे प्रेरणा ले रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हमारा सृजन सार्थक माना जाता है, सफल माना जाता है। मैं
50 की बात जहाँ तक आपने कही, मैं 50 इसलिए उसको कह रहा हूँ क्योंकि मेरे अभी तक के अपने जीवन काल में विभिन्न स्तर पर मुझे ऐसे तमाम व्यक्तित्व मिले कि वो अपने नाम से या अपने पद या रुतबे से बड़े नहीं थे, बल्कि उनके भीतर जो एक इंसान था जी, उनके भीतर जो एक अदम्य जिजीविषा थी, उनके भीतर जो दुनिया को खूबसूरत बनाने का जज्बा था, उनके भीतर जो स्थितियों को बेहतर से बेहतरीन बनाने की उत्कट लालसा थी, अभिलाषा थी, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। तो मैं ऐसे व्यक्तित्वों को अपने संस्मरणों के ज़रिए दुनिया के सामने ला रहा हूँ कि वो वास्तविक चरित्र हैं, जिनमें से कुछ क्या ज़्यादातर जिनमें से अभी जीवित हैं और उनसे एक साधारण तरीके से मिल सकते हैं। हो सकता है कि वो कोई जूते का गांठने का काम करने वाला व्यक्ति है, हो सकता है कि वो कोई चाय बनाने वाला व्यक्ति है, हो सकता है कि वो कोई बारात में बैंड बाजा बजाने वाला व्यक्ति है। यानी कि वो व्यक्ति, ऐसे व्यक्तित्वों को मैंने सामने लाने की कोशिश की है कि जो अपने कर्म के आधार पर नहीं, बल्कि अपने भीतर का जो इनका इंसान था, उनके भीतर की जो इंसानियत थी, उनके भीतर की जो संवेदनशीलता थी, उसने मुझे बेतरह प्रभावित किया। और मैं चाहता हूँ कि उनके बारे में पूरी दुनिया पढ़े कि वो किस तरह के इंसान हैं। और ये सब आपका जो साहित्य सृजन का कार्य है उसमें कहीं ना कहीं परिलक्षित होता है। डॉक्टर यादव, चूँकि वर्तमान मौजूद संसाधनों का उपयोग आप शिक्षा में करने की बात करते हैं, वर्तमान शिक्षा में करने की बात करते हैं, जी जी, क्या है ये, किस तरह के प्रयोग करने की बात है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अहम सवाल है आपका आदरणीय पांडे जी। और इसको ख़ासतौर पर हमारी शिक्षा से जुड़े जो भी व्यक्ति हैं उनको सबको समझने की आवश्यकता है जी। सामान्यतः हमारा जो ज्ञान है वो कक्षाओं में या शिक्षकों में या विद्यालय के भीतर माना जाता है। सामान्यतः ये माना जाता है कि शिक्षक ज्ञान देने का काम करते हैं और बच्चे ज्ञान पाने का काम करते हैं। बिल्कुल, ये एक बड़े समाज की धारणा है। लेकिन हम लोगों का ये मानना है कि ज्ञान केवल कक्षाओं में मौजूद नहीं होता, ज्ञान व्यक्ति में निहित होता है। जैसे कि मैं एक उदाहरण दे के आपसे अपनी बात रखूं, अगर एक आलू उगाने वाला कृषक है या गन्ना उगाने वाला कृषक है, वो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकता है कि हम आलू को कैसे उगाते हैं या गन्ने को किस तरह से उगाते हैं या गेहूँ की फसल किस तरह उगाई जाती है। इसी तरह अगर कोई संवाददाता है, कोई साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हमारी कक्षाओं में जाके बता सकता है कि इंटरव्यू कैसे लिया जाता है, जो कि हिंदी की एक महत्वपूर्ण विधा है। और हमारी किताबों में कक्षा 4 या 5 में साक्षात्कार नाम से एक पूरा पाठ भी है। जी जी। पूर्व राष्ट्रपति अबुल कलाम साहब का एक पूरा साक्षात्कार भी दिया गया है। तो एक विधागत तरीके से मुझे लगता है कि हमारे जो परिवेशीय संसाधन है, हमारे जो परिवेशीय ज्ञान है के लिए जो घूम रहे हैं लोग, वो हमारी कक्षाओं में अगर हम सादर उन्हें आमंत्रित करते हैं और उनके इस ज्ञान का लाभ बच्चों को दिलाते हैं, तो वो कहीं एक ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है। हमारे गांव में, हमारे मोहल्लों में, हमारे परिवेश में बहुत सारे लोग होते हैं जो बड़े अच्छे किस्सा गो होते हैं, बहुत सारे बहुत अच्छे लोग गायक होते हैं, बहुत सारे बहुत अच्छे लोग नर्तक होते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले बहुत अच्छे होते हैं। इवन जो हमारे वॉल पेंटिंग का काम करते हैं वो बहुत अच्छे, लिखने की कला, वर्णों को सुडोल बनाने की कला, चित्रों को बनाने की कला उनको बहुत अच्छे से पता होती है। तो ये हमारे सामुदायिक ज्ञान है। अगर हम इनको समय समय पर आदर के साथ अपनी कक्षाओं में आमंत्रित करते हैं और बच्चों के साथ उनका 15-20 मिनट का, आधे घंटे का इंटरेक्शन कराते हैं, तो ये ज्ञान सीधे सीधे बच्चों तक पहुंचता है। और इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो वो ज्ञान सीधे सीधे बच्चों तक पहुंचता है, दूसरा उस व्यक्ति को, जो हमारे सोसाइटी का व्यक्ति है, उसका विद्यालय से जुड़ाव होता है और वो ये मानता है, वो ये मानने लगता है कि मेरे पास जो ज्ञान है उसकी भी विद्यालय में कद्र है, उसका भी विद्यालय में सम्मान है। बिल्कुल, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ये जो प्रयोग है, अनूठा प्रयोग है और इसके सार्थक परिणाम आने ही चाहिए। डॉक्टर यादव, चूँकि गणित, विज्ञान और कई ऐसे विषय हैं जी, जिनको लेकर के हमेशा न सिर्फ विद्यार्थी चिंतित रहते हैं, उनके शिक्षक भी चिंतित रहते हैं, अभिभावक भी चिंतित रहते हैं। कई बच्चे कमज़ोर कहे जाते हैं, विशेष तौर से गणित, विज्ञान जैसे विषयों में। क्या नए प्रयोग किए जा रहे हैं, क्या नए तरीके अपनाए जा रहे हैं ताकि जो कक्षा में बैठा विद्यार्थी है वो गणित, विज्ञान जैसे विषय को सुन करके, ये नाम सुन करके अपने आप में सहम ना जाए, बल्कि रुचि लेकर गणित और विज्ञान जैसे विषयों में वो अपना योगदान दे? ये भी एक बहुत अहम सवाल आपने किया है, जिस पर एक बात जान लेना बहुत ज़रूरी है सभी के लिए कि कोई एक समय था
जी कोई एक वक्त था जब ये माना जाता है कि कुछ बच्चे बहुत तेज होते हैं, कुछ जी बच्चे बहुत जन्मजात कमज़ोर होते हैं, कुछ बच्चे बहुत मध्यम गति से सीखने वाले होते हैं। ये एक वक्त था जब ये माना जाता था, लेकिन अब ये पुरानी बात हो गई है। हमारी आज के दौर में ये माना जाता है कि हर बच्चा विशिष्ट है, बिल्कुल हर बच्चा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होता है, हर बच्चा अपनी गति से सीखता है। तो इसलिए हर बच्चा सीखने के लिए पैदा होता है, हर बच्चे की सीखने की एक गति होती है, और हर बच्चा सीखता है अगर उसे सीखने के लिए अनुकूल वातावरण बनाया जाता है या अनुकूल मौके उसको उपलब्ध कराए जाते हैं। तो ये मान्यता तो पूरी तरह खत्म हो गई है कि कोई बच्चा कमज़ोर होता है किसी विषय के प्रति। जी किसी विषय के प्रति बच्चे के कमज़ोर होने के जिसको या उसमें कम रुचि रखने का जो प्रमुख कारण होता है कि हम बच्चे के साथ जो सीखने सिखाने के दौरान ऐसी नीरस विधियों का प्रयोग करने लगते हैं कि जो बच्चे को रुचिकर नहीं लगती, बिल्कुल या बच्चे के बाहरी जीवन से अंदर के कक्षा के भीतर की चीज़ें कनेक्ट नहीं करती। तो इसीलिए ख़ासतौर पर गणित और विज्ञान जैसे विषयों में कुछ नई टेक्निक आई हैं। जैसे गणित में ELPS करके एक टेक्निक है, ख़ासतौर पर बुनियादी शिक्षण के दौरान कक्षा 1-2 के बच्चों के साथ। E से एक्सपीरियंस, L से लैंग्वेज, P से पिक्चर और S से सिम्बॉल। यानी कि इसको अगर मैं एक उदाहरण की तरह समझाऊं कि सामान्यतः हमारी कक्षाओं में जाकर के टीचर या शिक्षक या शिक्षिकाएं सीधे सीधे श्यामपट्ट पर या कहीं 1 2 3 4 जी लिखाने लगते हैं, बच्चों को रटाने लगते हैं। तो जबकि 1 2 3 4 उसको वो कहीं उसको रिलेट नहीं कर पाता अपने जीवन से। एक उसके लिए वो संकेत एक अमूर्त संख्या है, वो नहीं समझता कि ये क्या है। जी लेकिन अगर हम उस एक का जो एक्सपीरियंस है वो ठोस वस्तुओं के द्वारा कराते हैं कि एक पेन, एक आम, एक पंखा, कुछ ऐसे ठोस ऑब्जेक्ट के साथ में हम उसका अनुभव बच्चे को कराते हैं, खूब उस पर बातचीत करते हैं, उसके चित्र दिखा के उससे बात करते हैं और अंत में सिंबल पे जाते हैं, संकेत पे जाते हैं, तो बच्चा उन जटिल या अमूर्त अवधारणाओं को जल्दी सीख जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर ये भी कि कुछ ऐसी गतिविधियां कि जिसमें बच्चे को रुचि के साथ में बच्चा रुचि के साथ प्रतिभाग करे। वो केवल बैठ करके श्यामपट्ट को कॉपी ना करता रहे, बल्कि वो कुछ करते हुए, कुछ गिनते हुए, कुछ जोड़ते हुए, कुछ घटाते हुए, कुछ बनाते हुए, कुछ बिगाड़ते हुए कुछ सीखे। तो जो हमारा आधारशिला जो हस्तपुस्तिका है और हमारी जो शिक्षण संग्रह जो हस्तपुस्तिका है और ध्यानाकर्षण हस्तपुस्तिका, उसमें ख़ास तौर पर जो जिन टेक्निक का उल्लेख किया गया है वो इसीलिए ही किया गया है कि गणित और विज्ञान जैसे विषयों को किस तरह से एक रोचक और एक ऐसे विषय का रूप दिया जा सकता है कि जो बच्चों को बहुत ही ग्राह्य हो। बिल्कुल। डॉक्टर अवनीश यादव, चूँकि वर्तमान कोरोना संकट काल है और इस समय भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत नए नए प्रयोग हुए हैं, अनूठे प्रयोग हुए हैं, ताकि विद्यार्थी या जो बच्चे हैं वो शिक्षा से दूर न रहें, उनका जो शिक्षा सृजन है वो लगातार होता रहे। कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को किस तरह से इन दिनों शिक्षा बच्चों तक पहुंचाई जा रही है, क्या अनूठे प्रयोग किए जा रहे हैं? देखिए, जिस समय कोरोना का संकट प्रारंभ हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों में कोरोना को लेकर के जिस तरह की जन जागरूकता और सारी चीज़ें थी वो प्रारंभ हुई, तो उन्हीं दिनों एक बात तो तय हो गई थी कि क्योंकि ये ऐसी वैश्विक महामारी है कि इसमें विद्यालय संभवतः एक लंबे समय तक खुल नहीं पाएंगे जी। लेकिन अब ये भी नहीं था कि सीखना सिखाना रुक जाता या कि जीवन रुक जाता। तो इसी तरह इसी बात को ध्यान में रख करके माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे विभागीय जो हमारे उच्चाधिकारी हैं उनके दिशा निर्देशों को के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करके जो टीचर्स ट्रेनिंग है वो सारी टीचर्स ट्रेनिंग विभिन्न जो डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं उन पर प्रारंभ कर दी गई। इसके अलावा हमारी जो किताबें हैं, सारी हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं कक्षा 1 से 8 तक की, उनको डिजिटली कन्वर्ट किया गया। यानी कि हमारी एक पूरी टीम है जो गौतम बुद्ध नगर में और लखनऊ में उस पूरी हमारी जितनी भी किताबें हैं उन सारी किताबों को डिजिटली कन्वर्ट करने का काम कर रही हैं, जो हमारे शैक्षिक दूरदर्शन पर, हमारे दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर जिनका नियमित रूप से प्रसारण इस समय चल भी रहा है। जी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा था कि आपदा को अवसर में बदलने की आवश्यकता है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा था कि ये लोकल से वोकल का समय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बराबर इस बात की ओर मार्गदर्शन दिया कि हमें अपने आसपास के मौजूद परिस्थितियों का आकलन करने के उपरांत
सीखने सिखाने को निरंतरता के साथ जारी रखना है, और उसी सीखने सिखाने को निरंतरता के साथ जारी रखने के लिए वो सारे काम जो नियमित रूप से अच्छे दिनों में या कि कोरोना से पहले के समय में हुआ करते थे, वो डिजिटली वो सारे काम करना शुरू किए। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा अपना डिपार्टमेंट, हम लोग डिजिटली कहीं ज़्यादा आत्मनिर्भर हुए हैं इस आपदा काल में। यानी ये जो अनूठे प्रयोग किए गए हैं विशेष तौर से शिक्षण के क्षेत्र में, उनके भी सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं और घर बैठकर बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा रही है। जी। भले ही कितनी ही बड़ी आपदा क्यों ना हो, शिक्षा से वंचित ना रहें बच्चे, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। डॉक्टर अवनीश यादव, चूँकि इस सब के बावजूद भी आप काव्य संकलन करते हैं, काव्य रचना करते हैं, थोड़ा निजी प्रश्न है आपसे ये, जी। किस तरह की रचनाएं इन दिनों आपने की, और हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को भी ज़रूर आप रूबरू कराएं अपनी किसी रचना से। इधर मैं तकनीकी रूप से अपनी पाठ्यपुस्तकों को डिजिटल करने में ही ज़्यादा व्यस्त रहा, तो वैसा बहुत ज़्यादा अवसर नहीं मिल पाया। लेकिन क्योंकि रचनाएं जो है या कि गीत कविताएं जो है वो किसी समय के पाबंद या मोहताज तो होती नहीं है। वो घने संघर्ष के क्षणों में भी अचानक कोई पंक्ति उतर जाती है, यात्रा करते हुए भी अचानक कोई चीज़ जहन में आती है और वो कागज़ पर उतरने के लिए हमें व्याकुल कर देती है। तो कुछ ना कुछ इस दौर में भी कुछ ना कुछ लिखा जाता रहा, पढ़ा जाता रहा है जी। तो कुछ गीत कविताएं इधर हुई हैं, अगर आप कहें तो। जी बिल्कुल, हमारे दर्शकों के लिए ज़रूर ये एक बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं, चूँकि बड़ी सार्थक और बड़ी प्रेरणादायक होती हैं आपकी रचनाएं। तो एक गीत है जो निरंतरता के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। उसमें निरंतरता के साथ आगे बढ़ने की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो शुरुआत मैंने उसके पिछले वर्ष की थी जी। लेकिन वो जैसा जैसा दौर हो रहा है उस दौर के हिसाब से उसमें अंतरे बढ़ते चले जा रहे हैं। उसमें भी मैंने लोक मंगल की ही बात की है, लोक कल्याण की बात की है जी। और एक साहित्य के ज़रिए, कविता के ज़रिए हमने किस तरह के माहौल की रचना करने की कोशिश की है, ख़ासतौर पर इस कोरोना महामारी के दौर में। उसकी हमारा जो भी समाज है, हमारी जो भी दुनिया है, हमारे जो अपने हैं जी, हमारा जो पूरे चारों ओर इर्द गिर्द के जितने भी भाई बंधु बहन, बड़े बूढ़े वृद्ध बालक, उनके सबकी कुशलता की कामना करते हुए ईश्वर से एक प्रार्थना जैसी की है इस गीत में मैंने, वो मैं आपके सामने जी बिल्कुल रख रहा हूँ। हमने गीतों में खुशबू के मौसम बोए हैं, हमने गीतों में खुशबू के मौसम बोए हैं, इन फसलों की देखा भाली राम किए रहना। हमने गीतों में खुशबू के मौसम बोए हैं, हमने गज़लों में खुशबू के मौसम बोए हैं, इन फसलों की देखा भाली राम किए रहना, इन फसलों की देखा भाली राम किए रहना। और एक अंतरा जी रखता हूँ। बिल्कुल। शब्द शब्द आखर आखर हम बिखरे टूटे हैं, तब जाकर गीतों गज़लों के बिरवे फूटे हैं। शब्द शब्द आखर आखर हम बिखरे टूटे हैं, तब जाकर गीतों गज़लों के बिरवे फूटे हैं। भावों अनुभावों में निश दिन सिसके रोए हैं, भावों अनुभावों में निश दिन सिसके रोए हैं, आंसू आंसू में हरियाली राम किए रहना, आंसू आंसू में हरियाली राम किए रहना। हमने गीतों में खुशबू के मौसम बोए हैं, इन फसलों की देखा भाली राम किए रहना। बहुत खूब, बहुत खूब जी, धन्यवाद। डॉक्टर अवनीश अवस्थी, आपकी जो रचनाएं हैं उनमें प्रार्थना भी है, प्रेरणा भी है और एक सृजन की कल्पना भी है। वास्तव में ऐसे अनुप्रयोग हैं, विशेष तौर से वो योगदान है आपका शिक्षा के क्षेत्र में जो
एक कालजयी योगदान भी साबित होगा। और निश्चित ही जो वर्तमान परिवेश है उसमें साहित्य की जो भूमिका जैसी होनी चाहिए उसे बनाने का आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आपके इन प्रयासों के लिए साधुवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह सृजन करते रहिएगा, हमारे समाज को एक नई दिशा मिलती रहे और समाज के निर्माण की जो बात शिक्षा आधारित कही जाती है वो वाकई में होता रहे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ आज अपने इस कार्यक्रम से हम अपने दर्शकों से और आपसे अनुमति चाहेंगे। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।